और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कानपुर में इत्र कारोबारी के घर पे छापेमारी खत्म हो गई है। कारोबारी पीयूष जैन के घर पर 2 दिन तक छापेमारी हुई है और पीयूष जैन के घर पर 177 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। पीयूष के घर से बरामद 177 करोड़ रुपए SBI करेंसी चेस्ट में जमा करवा दिया गया है। पीयूष के घर से जरूरी दस्तावेज भी लेकर DGGI की टीम वहां से रवाना हो चुकी है। 2 दिन तक छापेमारी हुई है और यहां पर बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। 177 करोड़ रुपए की कैश बरामद हुआ है। 2 दिन से लगातार इसकी गिनती हो रही थी और कई मशीनें लगाई गई थी। और रवीश वर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता। रवीश, करीब 2 दिन से छापेमारी की जा रही थी, छापेमारी खत्म हुई, क्या जानकारी, क्या अपडेट, क्या दर्शकों को बताएं? देखिए, ये गुरुवार को करीब सुबह से आईटी टीम पहुंची थी। हाँ। उन्होंने अपनी कार्रवाई स्टार्ट की। पहले 4 मशीनें आई थी नोट गिनने वाली, फिर उसके बाद मशीनों की संख्या बढ़ गई। टोटल 8 मशीनें लगाई गई थी और जो कल रात में, आज रात में जो 2:30-3 बजे इनकी करेंसी जो गिनने की खत्म हुई तो 177 करोड़ रुपया इनके पास से बरामद हुआ। कई डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं वो भी आईटी ले गई है जी। और उनका लड़का पीयूष जैन और उनका लड़का पीयूष, इन दोनों को आईटी टीम ले गई है और पूछताछ सभी कर रही है। आधिकारिक तौर पे भी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि उनको गिरफ्तार किया गया या उनके साथ क्या कार्रवाई की जा रही है जी। और रवीश, ये धन कुबेर निकला और आप सोचिए घर में इतने पैसे दबा के रखे गए। इसके पहले हमने एक इंजीनियर को दिखा था कि उसके छत से उसके जो पानी की पाइप थी उसमें कैश बरामद हुआ था। इन्होंने तो अलमारी में नोटों के बंडल छिपा के रखा था। जी बिल्कुल, ये इनके घर पे अलमारियों में काफी बंडल मिले और छुपा के रखे गए थे। जो आईटी टीम ने ढूंढे और निकाले। और इसमें एक चीज और भी मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इनका राजनीतिक दखल भी रहा है पार्टी में। सपा की राजनीति करते थे ये। अच्छा। और कहीं ना कहीं ये भी आगे निकल के आएगा, शायद ये पैसा पार्टी का हो या कहीं से आया हो, कहाँ यूज होना था, ये अभी जानकारी मिलना बाकी है जी। बिल्कुल, चुनावी सीजन है और ऐसे में ये बेहद जरूरी रहता है कि पैसा कहाँ खर्च होने वाला था। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका रवीश। और इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ड्राइवर और गार्ड का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। चल रही है दोपहर 3:30 बजे से और 11 बजे तक चलती रही है शुक्रवार को। और करीब 2:30 बजे भैया को, पीयूष जैन को यहाँ से ले गए हैं। जानकारी कहाँ ले गए, कहाँ नहीं ले गए? अब इतनी तो जानकारी नहीं है, बस ये है कि उन्हीं जो टीम आई थी उन्हीं के साथ गए हैं। पीयूष भैया मालिक जो हैं उनको ले गए करीब 2:30-3 बजे रात को। कितने अधिकारी थे साथ में उनके? शायद तो वही 7-8 लोग रहे। कितनी देर लेट चली यहाँ पे? 22 तारीख 3:30 बजे दिन से और कल शुक्रवार रात को वही 11 बजे तक कार्रवाई हुई है। तो इस मामले में बड़ी खबर यह भी आ रही है कि कन्नौज में पीयूष जैन के ठिकाने पर छापेमारी जारी है। और कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है, पीयूष जैन के घर पर कल शाम से छापेमारी चल रही है। कानपुर में छापेमारी जो बंद हो गई, अब कन्नौज में जो कि वहां के रहने वाले हैं उनके घर में छापेमारी की जा रही है। पीयूष के ठिकाने पर कैश मिला था, 15 अलमारियों में मिले 2-2 हजार के नोटों की गड्डियां। तो यानी अब कन्नौज में भी छापेमारी की जा रही है, कल से वहां पे छापेमारी की जा रही है। तो इत्र कारोबारी के अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी की खबर, कानपुर में ये जो छापेमारी थी वो खत्म हो गई और कन्नौज से खबर आ रही है कि वहां पर भी इनके घर पर छापेमारी की जा रही है। कन्नौज की ये इत्र कारोबारी है और कानपुर में भी इनके ठिकाने पर छापेमारी की गई। आपने देखा कि 177 करोड़ रुपए का कैश वहां से बरामद हुआ और तमाम दूसरे जरूरी कागजात बरामद हुए हैं। अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, कानपुर में तो रेड खत्म हो गई, कन्नौज से क्या जानकारी मिल पा रही है? तो बताना चाहूंगा कि पीयूष जैन को कल जो टीम थी वो शाम 4 बजे लेकर आई थी। तब से लेकर ये कार्रवाई जो है अभी लगातार बिल्कुल जारी है। वहीं टीमें मकान के अंदर मौजूद है जहां पर
सूत्रों से पता चला है कि 9 ड्रम संडल, 1 झोला चाबी, 15 से 20 ताले जो है वो तोड़े गए हैं। वहीं 2000 नोटों के कई गत्ते मिले हैं, लेकिन ये नहीं अभी पता चला है कितने रुपए अभी बरामद हुए हैं। और वहीं 15-20 अलमारी अभी काटी गई हैं। अच्छा। वहीं एक और कारोबारी है पीयूष जैन के बाद, जिनका नाम है रानू मिश्रा। इनके यहाँ भी छापेमारी जारी है और व्यापारियों में हड़कंप है। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी अभी शाम तक चलेगी और कई ठिकानों पर छापेमारी की जा सकती है। अच्छा, रानू मिश्रा के बारे में जो जानकारी आप बताइए, क्या ये भी पीयूष जैन के करीबी हैं? ये अलग दूसरे व्यापारी हैं जिनकी जो आईटी के रडार पे आ गए हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि रानू मिश्रा जो है, इनका राजनीतिक कोई वो नहीं है, लेकिन ये इत्र कारोबारी हैं। इनका किसी से संबंध नहीं है, लेकिन ये रडार पे इसलिए आए हैं कि इनका भी कन्नौज में बहुत बड़ा इत्र कारोबारी है, इसलिए यहाँ इनके यहाँ छापेमारी की गई है। अभी उनके यहाँ से क्या बरामद होने की खबर आ रही है? अभी गुप्त सूत्रों से पता चला है कि टीमें अभी मकान के अंदर ही मौजूद हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही टीमें बाहर आएंगी तो खुलासा होगा कि इनके यहाँ से क्या मिला। अश्विनी, कल ही जो है पीयूष जैन उनके बेटे को ईडी ने अपने साथ लिया था, कानपुर से कन्नौज लेके पहुंचे। क्या कन्नौज में बाप बेटे दोनों हैं जो जिनको लेके टीम गई थी और फिर वहां अंदर में छापेमारी की जा रही है? नहीं, केवल यहाँ पर जो टीम आई है वो पीयूष जैन को लेकर आई है। शाम 4 बजे है, लेकिन अभी कन्नौज में ही उनको रखा गया है। हाँ। इसलिए अभी छापेमारी यहाँ पर लगातार जारी है। चलिए अश्विनी, खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो अपडेट ये है कि अब कन्नौज उनके आवास पर भी इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी की जा रही है और यहाँ पर भी कई अलमारियों में नोट होने की खबर। तो 2 दिन कानपुर में छापेमारी हुई और 177 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। और इस रिपोर्ट को हम देखते हैं कि किस तरीके से कानपुर में धन कुबेर और कितनी बड़ी रकम वहां से बरामद हुई है। यूपी में चुनाव से ऐन पहले आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बाद अब आयकर विभाग की टीम ने कन्नौज के बड़े इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आवास और ठिकानों पर छापेमारी की। कानपुर में पीयूष जैन के घर पर छापेमारी के दौरान 150 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। गुरुवार से जारी छापेमारी शुक्रवार को भी जारी रही। पैसा मिला, इतना पैसा मिला कि आदमी कम पड़ गए। नोट गिनने वाली मशीनें कम पड़ गई। नोटों की गड्डियां, नोटों के बंडल बनाकर अलमारियों में छिपाए गए थे, गद्दों में गाड़े गए थे, बक्सों में भरे गए थे, तिजोरियों में दबाए गए थे। गिनते गिनते आयकर के अधिकारी कर्मचारी थक गए, लेकिन नोट खत्म नहीं हुए। आयकर की टीम को टैक्स चोरी समेत मुखौटा कंपनियों के जरिए करोड़ों अरबों के बारे न्यारे करने के भी पक्के सबूत हाथ लगे। इसके अलावा छापेमारी के दौरान 200 से ज्यादा फर्जी इनवॉइस भी बरामद हुए। बता दें, पीयूष जैन पर टैक्स चोरी को लेकर लंबे समय से आयकर की नजर थी और गुरुवार को आखिरकार वो घड़ी आई जब आयकर और जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय की टीम ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर, फैक्ट्री, ऑफिस और कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप पर एक साथ धमक पड़ी। कानपुर के अलावा पीयूष जैन के कन्नौज, गुजरात, मुंबई स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। आइए अब आपको बता दें कि आखिर पीयूष जैन कौन है, जिसके घर और ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में अकूत दौलत आयकर टीम के हाथ लगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी, मूल रूप से कन्नौज के छिपत्ती के रहने वाले, कानपुर के जूही इलाके के आनंदपुरी में रहते हैं। देश दुनिया में फैली 40 कंपनियों के मालिक। 2 कंपनी सऊदी अरब, 2 नॉर्थ ईस्ट में है। शिखर पान मसाला कंपनी के कर्ता धर्ता। कन्नौज में समाजवादी इत्र की फैक्ट्री है। समाजवादी इत्र वही इत्र कंपनी है जिसकी लॉन्चिंग खुद अखिलेश यादव ने की थी। अखिलेश ने कहा था कि 2022 के चुनाव को देखते हुए ये इत्र 22 फूलों से बनाया गया है और इसकी खुशबू
देश ही नहीं विदेश तक फैलेगी। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन, उनके प्रयास से, उनकी टीम के प्रयास से एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है। और जैसा कि उन्होंने कहा, याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने, अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए न बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। अखिलेश यादव ने समाजवाद की जिस खुशबू को फैलाने का दावा किया था, पीयूष जैन पर आयकर और जीएसटी महानिदेशालय की कार्रवाई के बाद उस पर सवाल उठ गए हैं। सवाल ये है कि ये कैसा समाजवाद है जिसमें काला धन और टैक्स चोरी को पाला पोसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और आज की बड़ी खबर यह है कि लुधियाना ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन होने का शक सामने आ रहा है। हरविंदर सिंह रिंदा को बताया जा रहा है ये मास्टरमाइंड है जो पाकिस्तान में है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है हरविंदर सिंह रिंदा। और ब्लास्ट में मारे गए आरोपी गगनदीप के रिंदा से संपर्क रहने का भी शक है। और ब्लास्ट में मारे गए आरोपी गगनदीप के रिंदा के संपर्क में रहने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं बब्बर खालसा के, तो माना जा रहा है कि रिंदा का इसमें हाथ है। पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है क्योंकि गगनदीप पुलिस में कांस्टेबल था। इसके बाद ड्रग्स तस्करी मामले में उसको बर्खास्त किया गया था और वहीं से उसके तार वहां से जुड़ते नजर आए थे क्योंकि बॉर्डर का इलाका है और ड्रग्स तस्करी में पाकिस्तान का हाथ होता है। इसके बाद बब्बर खालसा के साथ भी इसके संबंध होने की बात सामने आ रही है। तो जो गगनदीप है उसकी पहचान हो गई है, जो मृतक है वो गगनदीप ही है और यही वो मुख्य आरोपी है जो धमाके में मारा गया था। उसकी पहचान हो गई है। वो पंजाब पुलिस का पूर्व कांस्टेबल रहा है, उसको बर्खास्त किया गया था और 2019 में वो 2 साल फिर जेल में था। अभी इसी साल सितंबर में बाहर आया। इसके बाद आप देखिए वो इस मकसद से पहुंचा था कि पूरे कोर्ट जो परिसर को धमाके से उड़ाया जाए, लेकिन बाथरूम में ब्लास्ट हो गया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ब्लास्ट में आरोपी की मौत हो गई। चूंकि इसको टैटू का शौक था और उससे उसकी पहचान हो पाई। उसका मोबाइल भी, जो टूटा हुआ मोबाइल था, वो बरामद हुआ था और उसके घर और अलग अलग जगहों पे तलाशी की गई। पुलिस के साथ वो उसका संबंध रहा। वो बर्खास्त पुलिस वाला रह चुका है और पाक में बैठा है गगन का साथी। और आपको बताते हैं कि ये गगनदीप कौन है। लुधियाना ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है ये। इसके अलावा आपको बताएं, ब्लास्ट में ये मारा गया है, जो शव बरामद हुआ है वो गगनदीप का है। लुधियाना ब्लास्ट का ये मुख्य आरोपी है। पंजाब पुलिस में ये रह चुका है और ड्रग तस्करी के मामले में इसको बर्खास्त किया गया था 2019 में। 2 साल तक ये जेल में था। जेल से वापस आया, लेकिन इसके बाद भी इसके कनेक्शन जो भारत विरोधी ताकतें थी उनके साथ था। चूंकि जब कोर्ट परिसर में ये पहुंचा था तो जिस तरीके से ये आरडीएक्स लेके पहुंचा था, अब उस पर जांच की जा रही है कि आखिर इतना आरडीएक्स के पास आया कहां से और इसके पीछे पाक कनेक्शन सामने आ रहा है। तो ये तमाम वो बातें हैं जिसको लेकर अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं कि क्या इसका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है। बब्बर खालसा ग्रुप का नाम इसमें सामने आ रहा है कि जो गैंगस्टर रिंदा है उसके साथ इसके संपर्क हो सकते हैं और वो मास्टरमाइंड है जो पाकिस्तान में छुपा बैठा है। ये बातें अभी तक सामने आ रही, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस ओर भी देखा जा रहा है। और ये ड्रग तस्करी भी पहले करता था और उसी आरोप में इसको सस्पेंड किया गया था। 2 साल जेल में रहा और जेल से बाहर आने के बाद आप देखिए जिस तरीके से उसने धमाका किया, उसके बाद से कई सवाल उठने लगे हैं। क्या ये बब्बर खालसा गिरोह के संपर्क में था? बब्बर खालसा गिरोह के जो मास्टरमाइंड हैं वो सब पाकिस्तान में 90s में सब भाग के पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं और पाक आईएसआई के साथ वो मिलकर काम करता है। और जसवीर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जसवीर, गगनदीप जो मेन आरोपी था उसकी मौत तो हो गई, लेकिन उसके पीछे कई सवाल हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि बब्बर खालसा गिरोह से इसके ताल्लुकात हो सकते हैं। जी, अभी ये खुलासा नहीं हो पाया क्योंकि 12 बजे डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। 12 बजे डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उसमें खुलासा हो पाएगा एक्चुअल पोजीशन क्या है।
नहीं देखिए, कई सवाल हैं जिनकी जड़ में जाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से वो कोर्ट के अंदर पहुंचा और उसके पास से बताया जा रहा है कि आरडीएक्स उसके पास था और भारी मात्रा में आरडीएक्स उसके पास था, तो आरडीएक्स आया कहां से? क्योंकि बॉर्डर का इलाका है पंजाब, तो ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है इसका कनेक्शन पाकिस्तान से है। जी जी, जैसे कि पता चला है कि वो 2 साल की सजा काट के आया है एनडीपीसी एक्ट में। उसकी पेशी थी यहाँ पे लुधियाना कोर्ट में। वो पेशी, उसकी डेट अगली फरवरी की पड़ गई थी और वो पेशी पे हर वक्त आता रहता था। पिछले 2 महीने पहले ही वो जेल से छूट के आया है वो। 2 महीने पहले जी, जो 2 महीने पहले छूटकर वो जेल से आता है और 2 महीने में जी 2 साल की सजा काट के 2 महीने पहले आता है और 2 महीने में इतना बड़ा वो प्लान रच लेता है, तो इसके पीछे कोई न कोई साथी तो जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि माना जाता है जेल में बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं, बहुत से ऐसे टेररिस्ट हैं जहां पे उसके साथ उनका संपर्क हो चुका होगा। जी अच्छा, गगनदीप के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? बताया जा रहा है कि ये पहले पुलिस में था, लेकिन पैसों को लेकर पैसों की चकाचौंध से इतना प्रभावित हो गया था कि ये ड्रग्स तस्करी करने लगा था। तो उसके बारे में जरा आप बताएं, कौन था ये गगनदीप? ये गगनदीप हेड कांस्टेबल था, खन्ना में तैनात था, मुंशी, एज ए मुंशी तैनात था। और तो ये ड्रग्स की सप्लाई करता था। अच्छा, जब पुलिस ने इसको पकड़ा तो 2 साल की इसको सजा दी गई। 2 साल की सजा के बाद सितंबर में अभी छूट के आया है ये। हाँ ठीक है, तो जाहिर है कि जेल में इसके किसी न किसी के साथ बहुत कनेक्शन हो शुक्रिया। गया। इस खबर पर नजर आप बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान कनेक्शन भी इस एंगल से भी जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। हम आपको संसद भवन की वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब सेंट्रल हॉल में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और तमाम कद्दावर नेताओं ने, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी आप देख रहे हैं, उन लोगों ने पहुंचकर अटल जी को नमन किया, उनको याद किया। ये तस्वीरें आप देखिए। इसके पहले उनके समाधि स्थल पर जाके प्रधानमंत्री मोदी ने उनको नमन किया था और वहां पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके बाद आप देखिए तमाम वो जो बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, वो लोग पहुंचे हैं और अटल जी को नमन कर रहे हैं। आप देखिए, लोकसभा अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हरवंश जी हैं वहाँ पर, और तमाम जो बड़े कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के तमाम सांसद हैं, मंत्री हैं, उन लोगों ने सेंट्रल हॉल में जाकर अटल जी को नमन किया। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब सेंट्रल हॉल में उनको नमन किया गया था। तमाम जो कद्दावर नेता, अनुराग ठाकुर को भी आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को देख पा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पर हैं, हरवंश जी हैं और किरण रिजिजू, ये तमाम वो नेता है वो नमन करते नजर आए। इसके पहले की तस्वीरें आपको हम दिखाए जब राजघाट पर अटल जी के समाधि स्थल पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले उनको नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको नमन किया, उनको पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा स्पीकर को आप देखिए, ओम बिरला पहुंचे थे वहां पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता, विधायक, सांसद, प्रवक्ता सब राजघाट पहुंचे थे और सभी ने अटल जी को नमन किया।